नमस्कार, मैं इमरत जाखड़ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इमरत सर यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम राजस्थान बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होता है 2 साल का डिप्लोमा होता है, उसके लिए एक प्री एग्ज़ाम होता है पहले। उसमें जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, जो भी रीजनिंग का लेसन है, अध्याय है, उसके बारे में हम हर एक अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। और 2 पार्टों में है जो पूरा एकदम एक मैराथन क्लास चलेगी। उसका फर्स्ट अध्याय है घड़ी। घड़ी के बारे में हम अध्ययन करते हैं आज। और मैं कोशिश करूँगा कि एक भी सवाल है जो अपने वीडियो से बाहर नहीं जाए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं घड़ी संबंधित जो सवाल आते हैं। देखो, घड़ी के अंदर कुल 12 घंटे होते हैं, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कुल 12 भाग होते हैं, 1 से लगाकर 12 तक। और घड़ी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि घड़ी में 12 भागों में, टोटल 12 भागों में एक वृत्त बनाती है घड़ी। 12 भागों में तो टोटल जो 12 घंटे या 12 भागों में जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। उसके बाद अपन बात करेंगे कि घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 12 घंटे में कितने का बनाती है और 1 मिनट में कितना बनाएगी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे ज़रूरी जो बात है यह है कि घंटे की सुई 12 घंटे में घड़ी के चारों ओर 1 चक्कर लगाती है। अपना 1 चक्कर पूरा करने में वो 12 घंटे लेती है। 12 घंटे के अंदर वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 12 घंटे के अंदर घंटे की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। उसके बाद सेकंड में बात करें कि 1 घंटे के अंदर घड़ी की सुई वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में निकालने के लिए अपन 12 का भाग देंगे। जब अब मैं इसमें 12 का भाग दूंगा तो 12 का भाग 36 में 3 बार जाएगा, 0 का 0, मतलब 1 घंटे में घंटे की जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मैं बात करता हूं कि घंटे की सुई है वो 1 मिनट में, घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप लोगों को ये विदित होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ 60 मिनट के अंदर घंटे की जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में ज्ञात करने के लिए मैं 30 के अंदर 60 का भाग दूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 का भाग 3 में 1 बार और 6 में जाएगा 2 बार, मतलब आधे डिग्री का कोण है जो बनेगी। आपको विद्यार्थियों 2-3 ही चीज़ें याद रखनी है कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी और 1 मिनट में आधे डिग्री का है जो कोण बनाएगी। यहाँ इससे ज़्यादा आपको इस घंटे वाली सुई के बारे में याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन कर रहे हैं मिनट की सुई। तो विद्यार्थियों, आप इस बात को भली प्रकार से जानते हो कि मिनट की सुई 12 पर है तो वो 1 घंटे के बाद में वापस 1 घंटे के बाद 12 पर आएगी। मतलब कि 1 घंटे में मिनट की सुई अपना 1 चक्कर पूरा करती है। तो मिनट की सुई है वो 1 चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड का समय लेगी, 60 मिनट का समय लेगी। 60 मिनट में वो कोण बनाएगी 360 डिग्री का। 60 मिनट में कोण बनाएगी 360 डिग्री का। तो वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो विद्यार्थियों 360 में अपन 60 का भाग देंगे। जब 360 में मैं 60 का भाग दूंगा तो मेरे पास 6 डिग्री बचेगी। मतलब मिनट की सुई 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट के अंदर वो कोण बनाएगी 6 डिग्री का। जी हाँ, उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड वाली सुई का। तो सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, 1 मिनट के बाद में, मतलब 60 सेकंड में या 1 मिनट में अपना 1 चक्कर घड़ी के और लगाती है। तो वो 1 मिनट में सेकंड की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब 60 सेकंड में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 सेकंड में पूछा जाए तो 1 सेकंड में पूछा है तो आप 360 के अंदर 60 का भाग देंगे। 360 के अंदर आप 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपको 6 डिग्री प्राप्त होगा। मतलब सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, घंटे की सुई 12 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना दिया। 1 घंटे में तो 12 का भाग 360 में देंगे तो 30 बार जाएगा।
मतलब 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब पूछा जाए कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में मतलब 1 घंटे के अंदर वो 30 डिग्री का मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट के अंदर वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट का पूछा है तो आप कुल क्वांटिटी का भाग देंगे, मतलब 60 का भाग देंगे 30 में, तब आपके पास उत्तर आएगा 1/2 मतलब आधा डिग्री। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 1 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब 360 डिग्री के अंदर वो 360 डिग्री का कोण बनाने में वो 1 घंटा ले रही है। तो 1 मिनट के अंदर बनाने के लिए बोलेंगे तो 60 का भाग 360 में देंगे 6 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार सेकंड की सुई, तो सेकंड की सुई है वो 60 सेकंड के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 सेकंड के अंदर, तो वो 1 सेकंड के अंदर 360 में अपन जब 60 का भाग देंगे तो अपने पास 6 डिग्री आएगा। विद्यार्थियों ये 6 ही बातें आपको याद रखनी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों दर्पण प्रतिबिंब घड़ी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के बारे में कई बार बीएसटीसी में सवाल पूछा गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाईं स्थिति है जो दाईं दिखाई देगी, और दाईं कैसी दिखाएगी भाई, दाईं दिखाई जाएगी बाईं बाईं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाईं दाईं दिखाई देगी और दायां बायां दिखाई देगा। ठीक है, अगर समय आपको 1 से अधिक हो, समय 1 से अधिक तथा 11 से कम हो, 11 से कम हो, ऐसी स्थिति के अंदर आप उस समय को घटाएंगे 11:60 में से। अगर समय 11 से अधिक 11 से अधिक 11 से तो अधिक और 1 से कम 1 से कम हो तो 23:60 में से घटाएंगे 23:60 में से घटाएंगे। अगर समय आपको वास्तविक दिया गया है और दर्पण समय ज्ञात करना है तो भी आप इनका ही प्रयोग लेंगे। अगर दर्पण समय देर का है और वास्तविक समय पूछ रहा है तो भी यही ज्ञात करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको कि एक घड़ी में 8:35 हो रहे हैं, 8:35 हो रहे हैं। तो दर्पण समय क्या होगा, दर्पण समय क्या होगा, दर्पण समय क्या होगा? जी हाँ, देखिए वास्तविक समय आपको क्या दिया गया है भाई, 8:35 आपका वास्तविक समय। वास्तविक जो टाइम है वो आपको क्या दिया है विद्यार्थियों, वो दिया है 8:35 जो 1 और 11 के मध्य है। तो विद्यार्थियों आप 11:60 में से इसे घटा दीजिए। जब आप इसे 11:60 में से घटाते हो तो आपका उत्तर आएगा 25 मिनट इधर से और उधर से 2 और 1 3, 3:25 दर्पण में देखोगे तो हो रहे होंगे। अगर घड़ी में 8:35 हो रहे हैं तो आप उसे दर्पण में देखेंगे तो 3:25 हो रहे होंगे। इसी प्रकार एक और सवाल की दर्पण में एक घड़ी का समय 8:50 है तो वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तविक समय क्या होगा? देखो विद्यार्थियों, दर्पण के अंदर जो टाइम दिया है वो 8:50 दिया है और पूछ रहे हैं कि वास्तविक समय क्या होगा। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। काल्पनिक समय आपको क्या दिया, काल्पनिक समय जो आपको दिया गया है, इमेजिनरी जो टाइम दिया है वो है आपका 8:50। तो आप क्या करेंगे, इसे 8:50 मतलब 1 और 11 के मध्य है। तो इस स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे, 11:60 में से 8:50 है जो घटा देंगे, 60 में से 50 जाएंगे, पीछे रहेंगे 10 मिनट और 11 में से 8 गए 2 और 1 3, 3:10 का समय है जो घड़ी में हो रहा है। लेकिन वही समय आपका दर्पण में कितना हो रहा है, 8:50 हो रहा है। विद्यार्थियों अगर आप सक्षम हैं
कि मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ कि 11 से अधिक और 1 से कम होने पर 2360 में से घटाना है, और 1 से अधिक और 11 से कम हो तो मुझे 1160 में से घटाना है। इस स्थिति में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप हर बार एक ही सूत्र का प्रयोग लीजिए, 2360। कैसे? जैसे मैं यहाँ एक सवाल देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं, तो दर्पण समय क्या होगा? सीधा समझिए, दर्पण समय पूछा है, घड़ी में 2:40 हो तो दर्पण समय क्या होगा? आगे का सवाल पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो उस घड़ी में दर्पण समय है वो क्या होगा? तो इसमें मैं 1160 वाला जो फॉर्मूला है वो काम में नहीं लेता, मैं 2360 का लेता हूँ। कैसे? देखिए, 2360 में से मैं वास्तविक समय है वो घटा देता हूँ, 2360 में से मैं घटाता हूँ 2:40। तो विद्यार्थियों, मेरे पास जो टाइम बचेगा वो 60 में से 40 गए 20 और 23 में से 2 21, 21:20 मतलब 21:20 का मतलब क्या है? 9:20। विद्यार्थियों, इसे अगर आप 1160 में से घटाते हो, 1160 में से घटाते हो तो आपके पास बचेगा 60 में 40 20 और 11 में से 9:20 इधर आ रहा है और यहाँ 21:20 आ रहा है। तो इस स्थिति में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये भी आपका सही है और ये भी सही है, बस आपको 21:20 को समझना है कि कितने बज रहे। और आगे अपन चल रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगला सवाल है कि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं, घड़ी में हो रहे हैं भाई, ये घड़ी का टाइम है, घड़ी का टाइम है कि घड़ी में टाइम हुआ है 12:40, तो दर्पण में क्या टाइम होगा? इसका मिरर टाइम क्या होगा? तो विद्यार्थियों 12:40, इसका मतलब आप 23:60 में से इसे घटाइए, तो 12:40 को आप 23:60 में से घटाएंगे तो आपके पास 20 और इस साइड से आपके पास रह जाएंगे 11। तो अगर आप इस घड़ी के टाइम को 12:40 को दर्पण में देखेंगे तो 11:20 हो रहे होंगे। आइए हम एक और नए टॉपिक की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के साथ 3 प्रकार से संबंध बनाती है। पहला है अतिव्यापन, दूसरा है विपरीत दिशा में, और तीसरा है एक दूसरे के लंबवत, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। हम पहले के बारे में अध्ययन करेंगे, अतिव्यापन। तो विद्यार्थियों, अतिव्यापन का सीधा सीधा मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये हुआ कि अगर ये मिनट की सुई है तो इस मिनट की सुई के ऊपर ही घंटे की सुई हो तो इस स्थिति में क्या होगा? अतिव्यापन होगा। विद्यार्थियों, एक घंटे में एक बार अतिव्यापन होगा, एक घंटे में एक बार अतिव्यापन होगा, लेकिन 12 घंटे के अंदर 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होगा। 11 बार अतिव्यापन। कितनी बार होगा? 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होगा। और एक दिन में, यहाँ विद्यार्थियों एक दिन का मतलब दिन और रात दोनों है, मतलब 24 घंटे में, एक दिन का मतलब है 24 घंटे। जी हाँ, एक दिन के अंदर 22 बार अतिव्यापन होगा, 22 बार। आप इस बात से जरूर कंफ्यूज होंगे कि एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए लेकिन हो 11 बार रहा है। 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए लेकिन हो 22 बार रहा है, मतलब एक दिन में 2 बार कम और 12 घंटे के अंदर 1 बार कम। ऐसा क्यों? तो विद्यार्थियों इधर ध्यान दीजिए, ये एक घड़ी है जिसमें यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहा है और यहाँ पर बज रहे हैं 11।
और अब इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 11 बज रहे हैं। इस घड़ी में जब 11 बज रहे हैं तो 1 घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में ये 11 बजे, यहाँ से लगाकर ये 11 का आंकड़ा आएगा वापस 12 पर, ये 12 बज गई और यहाँ से मिनट की सुई भी अपना चक्कर लगाकर 12 बजे पर आई, मतलब 12:0 तब एक बार अतिव्यापन होता है। यहाँ पर दोनों घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे पर है जो 0 डिग्री के कोण पर मिलती है या 360 डिग्री के एंगल पर मिलती है। अतिव्यापन या तो 360 डिग्री के एंगल पर देख सकते हो आप या फिर 0 डिग्री के एंगल पर। जी हाँ, आगे देखिए। अब 12 बजे हैं इस घड़ी के अंदर, धीरे धीरे 1 घंटे के बाद में घड़ी 1 पर आ जाएगी। कौन सी? घंटे वाली सुई 1 पर आएगी और मिनट वाली सुई 12 पर आएगी, तब 1 घंटा पूरा होगा। मतलब 12 बजे हैं, 12 बजे से वापस मिनट की सुई अपना एक चक्र पूरा करेगी तो घंटे की सुई है वो यहाँ से लगाकर 12 से 1 बजे पर आ जाएगी। अब विद्यार्थियों इस 5 मिनट के अंदर ये जो घंटे की सुई है ये कुछ तो विस्थापन करेगी अपनी दूरी में, थोड़ा बहुत भी विस्थापन करेगी तो ये 1 से इस दिशा में आ जाएगी। मतलब ये मिनट की जो सुई है वो 1 बजे के बाद में, चाहे वो 1:01 पर भी अतिव्यापन हो, लेकिन वो 1 और 12 और 1 के मध्य तो अतिव्यापन नहीं हुआ, न ही 11 और 12 के मध्य हुआ, सिर्फ हुआ तो कहाँ हुआ? 12 बजे पर ही हुआ। मतलब घंटे व मिनट की सुई 11 से 12 तथा 12 से 1 के मध्य एक बार अति व्यापित होती है। अभी आप इस बात को भली प्रकार से जान चुके होंगे कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 1 दिन में 22 बार। विद्यार्थियों ये 2 बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है कि घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के मध्य 11 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगी दोनों सुइयाँ, तो आप उत्तर देंगे 11 बार। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे के अंदर मतलब 1 दिन में 22 बार। अब आगे अपन अध्ययन करते हैं। पाँच व 6 बजे घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई के मध्य, मिनट की सुई के मध्य अतिव्यापन कब होगा? व्यापन होगा। पूछा है कि भाई 5 और 6 बजे के मध्य। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 और 6 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई के मध्य अतिव्यापन है वो कब होगा, कितने बजे अतिव्यापन होगा? तो विद्यार्थियों इसके लिए आपको सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसके लिए आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक सूत्र है जिसका उपयोग आपको करना पड़ेगा, वो सूत्र है 60/11 इंटू समय। हाँ जी, इसका मतलब ये होगा कि ये घड़ी है और यहाँ 5 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं, तो अतिव्यापन 5 0 से लगाकर 5:59 के मध्य ही होगा। तो अपन यहाँ पर बजने की जगह कितने लगेंगे विद्यार्थियों? 5/60/11 मल्टीप्लाई समय भी अपन 5 का लेंगे। तो देखिए 5 बजकर की जगह मैं पॉइंट लगा देता हूँ और 5 का गुणा 60 से करेंगे, आएगी 300/11। जी हाँ विद्यार्थियों, इस बात को देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। 11 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, 5.2, पीछे बचेंगे 8 2 22 8, उधर के 80, 11 7 77, पीछे रहे 3, शेष पर बटे 11। तो 5
बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर 11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन होगा। एक और सवाल करते हैं इसी की जैसा और सवाल में सिर्फ सेंजेस में इतना ही करता हूं कि यहां पर मैं समय बदल देता हूं, समय में 2 से 3 कर देता हूं, 2 से 3 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा। तो विद्यार्थियों आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 2:59 के मध्य 2 से 2:59 के मध्य अतिव्यापन होगा, 3 के बाद नहीं होगा। अगर वो 3 के बाद हो रहा है तो वो 3 और 4 के मध्य होगा। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, बजकर मतलब 2:60/11 गुणा 2 करेंगे तो 2.60 का गुणा 2 से करूंगा 120 बटे आपका आ जाएगा कितना विद्यार्थियों 11। 11 का भाग 120 में 10, 11 दाई 10, 11 दाई 110, तो 10 बार भाग गया, पीछे आपके रह जाएंगे कितने 10, 10 सही 10/11 मिनट पर क्या होगा विद्यार्थियों अतिव्यापन होगा। मैंने 11 का भाग दिया विद्यार्थियों, 120 के अंदर एक बार भाग गया, 11 का शेष फल बसा 1 और यहाँ से उतरा 0, तो यहाँ पर 10 शेष फल आ गया। और तो मैं इसको किस सूत्र लिखूंगा, देखो ये है आपका भागफल। भागफल आपको ये बातें पता होगी, ये आपका रिमाइंडर शेष फल है और ये है भाजक और ये भाजी, ठीक है भाई। तो अपन इस मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए अपन भागफल बटा ऊपर लिखेंगे शेषफल और नीचे लिख देंगे भाजक, सारा मामला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और नई टॉपिक की ओर। विद्यार्थियों आगे जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक उसका नाम है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, घंटे व मिनट दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण, मतलब एक सरल कोण बनाए। मेरे जिस प्रकार से हाथ हैं इस तरह, ये घंटे की है तो ये मिनट की सुई 180 डिग्री का एंगल बनाए। तो ऐसा विद्यार्थियों 12 घंटे में 11 बार होता है, मतलब 1 घंटे में 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होगा, 12 घंटे में 11 बार होगा। और 24 घंटे में विद्यार्थियों ये 22 बार होगा। यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, 5 और 6 यहां 6 बज गए, यहां 5 और यहां 7। विद्यार्थियों 5 और 6 बजे के मध्य, 5 और 6 से 7 बजे के मध्य एक बार अतिव्यापन होगा। मतलब यहाँ पर जो 6 बजे एक बार विपरीत दिशा में होगी, उसके बाद वापस घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में नहीं होगी। तो 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है इसके बारे में। बस ये 2 ही बातें हैं। और यहाँ से सवाल उठा सकता है कि एक दिन में घंटे की मिनट व सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। सॉरी, एक दिन में है जो घंटे व मिनट की सुई कितनी बार विपरीत दिशा में होगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 22। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें कोण निकालना, समय निकालने के लिए समय निकालना विद्यार्थियों, समय निकालने के लिए आपको वही सूत्र उपयोग में लेना, लेकिन थोड़ा सा उसमें है जो ऐड करना है। क्या ऐड करना, देखिए, बजकर 60/11 समय। यहां तक तो हम वही थे, लेकिन यहां पर ±6 कर देते। अगर समय 6 से कम है, अगर समय 6 से कम है, 6 से कम है, तो किस साइन का उपयोग लेंगे, प्लस का। अगर समय 6 से अधिक है, अगर समय 6 से अधिक है तो किसका प्रयोग लेंगे भाइयों, माइनस का। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको प्रत्येक चीज समझ में आ रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने मित्र को वीडियो ज़रूर सेंड करें
उसके लिए भी ये लाभदायक होगा, उसके एग्ज़ाम में उसकी हेल्प होगी। अब मैं एक बार इसको मिटाता हूँ पूरा और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे, 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घंटे व मिनट यानी आवर्स एंड मिनट की सुई आपस में विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी। जी हाँ विद्यार्थियों, आपको पूछा है 4 से 5 बजे के मध्य आपको समय और बजकर दोनों ही 4 ही लेना है, क्योंकि विपरीत दिशा 4:0 मिनट से लगाकर 4:59 मिनट के मध्य ही होगा। अगर वो 5 बजे है या 5 से अधिक समय में हो रहा है तो वो 5 और 6 बजे के मध्य का विपरीत दिशा में होगी। जी हाँ ध्यान दीजिए, इधर अपने पास सूत्र है बेटा, सूत्र ये है कि 4:60/11 मिनट समय, तो समय मैंने आपको बोला है 4 ही लेंगे। अब दिक्कत यह है कि प्लस नहीं या माइनस, तो विद्यार्थियों 4 6 से कम है या बड़े हैं, 4 6 से छोटे हैं, तो आप यहाँ पर प्लस का उपयोग लेंगे, +6। विद्यार्थियों 4 को मैं डॉट डॉट में बदल देता हूँ, 60/11 इंटू मैं यहाँ पर 4 और 5 जोड़कर 10 कर देता। ठीक है, आगे देखिए 4:06 का गुणा 60 का गुणा 10 से करेंगे तो 600 आएंगे, 600/11। तो विद्यार्थियों 4:11 का भाग 60 में गया 5 बार, 11 5 55, पीछे रहे 5 उतर गए 4, 11 चौक 44, 1100 का 44, तो 6 रह गए आपके शेष पद, 6 शेष पद रह गए, तो 6 सही 11। मैंने आपको थोड़े ही समय पहले अतिव्यापन में बताया था कि ये भाग किस प्रकार से देना है। तो 4:54 सही, 6 सही, 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। एक और सवाल करते हैं इसके बारे में, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगला जो सवाल है आपके पास वो है विद्यार्थियों 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच समझना आगे आपको खुद को है कि 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में कितने बजे होगी, हमें ये ज्ञात करना है विद्यार्थियों। तो वो 9:00 मतलब 9:0 मिनट से लगाकर 9:59 के मध्य ही होगी। तो अपन बजकर की जगह भी 9 लेंगे, 9:60/11 यहाँ पर 9। अब देखो प्लस या माइनस, तो 9 6 से बड़े हैं इसलिए माइनस लेंगे, तो -6। जी हाँ 9:60/11 गुणा 9 में से 6 गए पीछे रहे भाइयों 3, कितने रह गए 3 रह गए। इस 3 का गुणा 60 से करूँगा, मेरे पास उत्तर आएगा 9:36 18/100, 180/11 मतलब 6 18 और 0 लगाओ पीछे 180 हो गए। विद्यार्थियों पहले मैंने भाग सीधा दिया था, इस बार मैं आपको बता कर देता हूँ। 11 का भाग 18 में गया एक बार, 18 में से 11 जाएंगे पीछे रहेंगे 7 उतर गया 0। 11 का भाग है वो 70 में 6 बार जगह 11 से 67 पीछे रहेंगे 4। अब मैंने आपको बोला था विद्यार्थियों कि सवाल को तो 9 बजकर, उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों 9 बजकर भागफल कितना है 16 सही, शेषफल कितना है 4, 16 सही 4, भाजक कितना है तो भाजक है 11, तो 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में होगी। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। आगे बढ़ते हैं एक और नई टॉपिक की ओर। तीसरा प्रकार विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं वो है लंबवत।
लंबवत का मतलब घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का मतलब समकोण का कोण बनना चाहिए। दोनों घंटे और मिनट की सुइयाँ इस स्थिति में होनी चाहिए, ऐसी स्थिति। चाहे वो ऐसी भी हो सकती है, इस साइड में भी किसी भी प्रकार से हो, वो ऐसी भी हो सकती है, लेकिन होनी दोनों के मध्य 90 डिग्री का, 90 डिग्री का या समकोण त्रिभुज का साइन होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। जी हाँ, देखो इस स्थिति को हम आगे बढ़ते हैं और एक और बार और अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक घंटे के अंदर, एक आवर के अंदर, एक घंटे में दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य एक घंटे में 2 बार लंबवत होती है, मध्य 2 बार लंबवत होती है, या 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, या 2 बार समकोण बनाती है, एक ही बात है। ठीक, तो 12 घंटे में वो कोण बनाएगी 22 बार। एक घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और एक दिन में 1 डे या बोलूँ 24 आवर मतलब 24 घंटे में विद्यार्थियों वो 44 बार बनाएगी। लेकिन यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक घंटे में 2 बार बनाती है, इसका मतलब 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, लेकिन आपने लिखवाया है 22 बार। एक दिन में या 24 घंटे के अंदर 48 बार होना चाहिए, लेकिन आपने लिखा है 44 बार, 44 बार। ऐसा क्यों? तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि 2 बजे से लगाकर 2 से 3 और 3 से 4, 2 से 3 और 3 से 4, 8 से 9, 9 से 10, इनके मध्य 2 से 3 और 3 से 4 के मध्य 3 बार, और 8 से 9 और 9 से 10 बजे के मध्य भी 3 बार अतिव्यापन होता है, जबकि यहाँ पर भी 1 बार कम हुआ और यहाँ पर भी 1 बार कम हुआ। कुल मिलाकर 12 घंटे में 2 बार कम हो गया और 24 घंटे में 4 बार कम हो जाएगा। जी हाँ, अब इसमें अपन समय कैसे निकालेंगे तो विद्यार्थियों इधर ध्यान दीजिए। इसका समय निकालना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। समय कैसे निकालेंगे तो समय निकालने के लिए वही सूत्र है, कुछ नहीं है, बजकर का मतलब है कितने बजे होगा, 60/11। फिर अपन समय लेते हैं विद्यार्थियों, समय विपरीत दिशा में हमने समय के बाद +-6 किया था, और मैंने आपको ये बताया भी था कि प्लस का साइन आप तब लेंगे जब समय 6 से छोटा हो, और माइनस का साइन आप तब लेंगे जब समय 6 से अधिक हो। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस क्या करेंगे विद्यार्थियों, 3 लेंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको प्लस भी लेना पड़े और माइनस भी लेना पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि एक घंटे में आपको मैंने बता रखा है 2 बार लंबवत होगी, 2 बार क्या होगी, घंटे व मिनट की सुई लंबवत होगी। तो विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखें। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजे लंबवत होगी, कितने बजे लंबवत होगी। तो विद्यार्थियों वो 5 और 6 बजे के मध्य मतलब 5:00 से लगाकर 5:59 के मध्य ही होगी। तो 5:60/11 समय आपको 5 लेना है, तो 5 प्लस मैं 3 लेता हूँ। तो विद्यार्थियों 5:60/11, 5 और 3 हो जाते हैं 8। अब आगे देखो, 5:08 का गुणा 60 से करूँगा, 8 संग 48 मतलब 480, और 480 में भाग देना 11 का। कैसे देंगे विद्यार्थियों? तो 11 का भाग 48 में दीजिए, 11 चौक 44, 11 का भाग 48 में 4 बार गया, 11 चौक 44 पीछे रहे 4 उतारो 0 हो गए 40, 11 43, 11 33 लिखो, 3 भागफल लिया 33 होते हैं, 40 में से 33 जाएंगे, पीछे रहेंगे 7, 7 आपका शेष पर भाजक आपका कितना है 11, तो 43 सही 7/11 मिनट।
पर दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। अगर आपके ऑप्शन में 5:43 सही 7/11 नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इस प्लस की जगह विद्यार्थियों क्या लेंगे, माइनस लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए इधर, 5/60/11 गुणा 5 - 3 करेंगे तो विद्यार्थियों आपके पास आएगा 5 60/11। 5 में से 3 जाएंगे, पीछे रहेंगे 2। आगे देखिए तो 5/120 के अंदर आप भाग देंगे 11 का, तो 11 110 होते हैं, 10 पीछे शेष पर बचेगा, मतलब 5:10 सही 10/11 मिनट पर ये दोनों घड़ी की सुइयां एक बार उनके मध्य लंबवत स्थिति कब होगी, 5:43 सही 7/11, और एक बार होगी 5:10 सही 10/11 मिनट पर। दोनों घड़ी की सुइयां आपस में लंबवत होगी, समकोण पर होगी। आइए आगे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि एक अलमारी घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। तो विद्यार्थियों 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। कितने समय का, 33 सेकंड का समय लेती है। विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बार बजी। 12 बार बजने में वो 33 सेकंड का समय ले रही है, तो 8 बार बजने में वो कितने समय का कितना समय लेगी, ये पूछा गया है। तो विद्यार्थियों पहली बार जब वो बजी थी तब उसने कोई समय नहीं दिया था। बजने के बाद जब वो दूसरी बार बजती है तो उसका समय अंतराल 1 होता है। इसी प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार, कुल 11 बार 11 अंतराल होते हैं। मतलब 11 बार 12 बार बजने में 11 अंतराल होंगे, मतलब प्रत्येक अंतराल में वो कितने समय ले रही है ये देखना है। तो 12 बार बजने में उसके 11 अंतराल है, तो 11 अंतराल में वो 33 सेकंड का समय लेती है। तो एक अंतराल में वो समय लेगी 33/11। मतलब एक बार बजने में वो 11 का भाग 33 में 3 बार जाएगा, तो एक बार बजने में वो 3 सेकंड का समय है जो लेती है। तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी, तो 8 बार बजने में 8 बार बजेगी तो 7 अंतराल होंगे। कितने अंतराल होंगे, 7 अंतराल होंगे, और एक अंतराल में वो 3 सेकंड का समय लेती है, तो 7 अंतराल में वो समय लेगी कितना, 21 सेकंड का। 7 बार बजने में 8 बार बजने में है जो वो 21 सेकंड का समय लेगी। मतलब 12 बार बज रही है तो 11 अंतराल होंगे। एक फर्स्ट बार जब वो बजेगी तो फर्स्ट बार में उसका कोई अंतराल नहीं होगा, और उसी प्रकार 8 बार बजेगी तो फर्स्ट बार जब बजेगी उसमें कोई अंतराल नहीं होगा, मतलब 7 अंतराल होंगे और 8 बार बजेगी। तो 7 का गुणा अपन 3 से करेंगे तो 21 सेकंड का जो है अपना समय लेगी। अगला सवाल है कि एक घड़ी 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त हो जाती है, मतलब 2 मिनट है जो धीमी पड़ जाती है या बंद हो जाती है, तो 20 मिनट सुस्त होने में वो कितना समय लेगी। तो विद्यार्थियों 2 मिनट सुस्त होने में वो समय ले रही है 5 घंटे का, तो 1 मिनट सुस्त होने में वो कितना समय लेगी, तो 5 के अंदर अपन भाग दे देंगे 2 का। 1 मिनट में वो 5/2 घंटे लेगी। एक मिनट सुस्त होने में वो 5/2 घंटे लेगी। आगे पूछा है 20 मिनट में वो 20 मिनट सुस्त होने में वो कितना समय लेगी। तो 1 मिनट में वो समय ले रही है 5/2 घंटे, मतलब 2.5 घंटे समय लेती है एक बार सुस्त होने में। तो 20 मिनट सुस्त होने में तो 20 का गुणा करेंगे, तो 2 का भाग 20 में 10 बार जाएगा, मतलब 5 का गुणा अपन 10 से करेंगे, क्या उत्तर आएगा 50 घंटे समय लेगी वो। 50 घंटे समय के अंदर वो 20 मिनट सुस्त हो जाएगी।
एक घड़ी एक दिन में 56 मिनट तेज हो जाती है। सोमवार को 10 बजे उस घड़ी में समय ठीक किया गया है। जब उस घड़ी में अगले शाम 7 बजेंगे तो वास्तविक समय क्या होगा। मतलब वो घड़ी एक दिन में 56 मिनट तेज हो जाती है। एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर विद्यार्थियों वो 56 मिनट तेज होगी। तो एक घंटे में वो 56/24 मिनट तेज हो जाएगी। एक घंटे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एक घंटे में, एक आवर में वो 56/24 मिनट तेज हो जाएगी। आगे देखिए कि 10 बजे, सोमवार को 10 बजे है, उस घड़ी में सही समय लिया जाता है अगले शाम, मतलब सोमवार अगले शाम की बात करा तो सोम से बाद आ गया मंगलवार। मंगलवार शाम 7 बजे, तो सोमवार सुबह 10 बजे उस घड़ी में सही समय था। तो मंगलवार जो 10 बजेंगे तब तक कितने घंटे हो जाएंगे भाइयों? 24 घंटे। ठीक है। और 10 बजे के बाद आगे वो घड़ी में समय बता रहा है कि 7 बजे है उस घड़ी का वास्तविक समय। जब घड़ी में 7 बज रहे होंगे तब वास्तविक समय क्या होगा, मतलब ये घड़ी कितनी है जो तेज हो गई है। ठीक है। तो 7 बजे की बात करें तो यहाँ से अपने घंटे हो जाते हैं 2, 12 और 7, 2 घंटे इधर से और 7 उधर से, तो 9 घंटे टाइम हो जाएगा। कुल मिलाकर 24 और 9 हो गए आपके 33 घंटे। सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार शाम 7 बजे तक 33 घंटे होते हैं, 33 आवर। इन 33 आवर के अंदर वो कितने मिनट तेज हो जाएगी? तो विद्यार्थियों देखिए, हमें 1 घंटे में तेज होती है, 1 घंटे में तेज हो जाती है कितनी भाई? 56/24। तो 33 घंटे में कितनी होगी? तो अपन 56/24 का गुणा कर देंगे किससे? 33 से। देखो विद्यार्थियों, 24 के अंदर है जो 3 का भाग जाता है 6 बार, 8 बार, 8 3 24, और 3 का भाग जाएगा 11 बार, और 8 का भाग है वो 56 के अंदर, 8 का भाग 56 के अंदर 7 बार जाता, 7 8 56। तो कुल मिलाकर 7 गुणा 11 आया। 7 गुणा 11 मतलब 7 गुणा 11, 7 साथी 11 7 77 मिनट। कितनी मिनट आई भाई? 77 मिनट तेज हो जाएगी। 77 मिनट तेज हो जाएगी, मतलब 1 घंटा 17 मिनट तेज हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे भाई? 1 घंटे 17 मिनट तेज हो जाएगी। तो बाकी वाला देखो, यहाँ 7 बजे मंगलवार शाम 7 बजेंगे तब वो तेज कितनी हुई? 1 घंटे 17 मिनट तेज हुई। तो इसमें से 1 घंटे 17 मिनट हम घटा देंगे, तो हमारे पास 60 में से घटाऊंगा 17, 60 में से 17 जाएंगे, पीछे रहेंगे 43। और यहाँ 7 की जगह अब 6 है, 6 में से 1 गया 5। 5:43 मिनट उसका वास्तविक समय होगा। 5:43 मिनट उसका क्या होगा? वास्तविक समय होगा। 1 घंटे 17 मिनट हमने क्यों घटाया? क्योंकि विद्यार्थियों 1 घंटों 17 मिनट वो घड़ी है वो तेज हो गई है। तो जब 7 बजे में से 1 घंटों 17 मिनट घटाएंगे तो 5:43 मिनट है जो वास्तविक समय होगा उस घड़ी का। चलिए आगे चलते हैं। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुइयों के बीच 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? तो विद्यार्थियों, मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य जो कोण पूछा है, तो अपन मिनट की बात करें। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, आपको पता होगा। और घंटे की सुई 1 मिनट में आधी डिग्री का कोण बनाती है। कितने का भाई? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों के मध्य पूछा है, इसका मतलब 6 डिग्री माइनस आधा डिग्री बराबर कितना आ गया? बोलो
5.5 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे व मिनट की सुई 1 मिनट में, आपको अगर पूछा जाए 1 मिनट के अंदर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वो आपका कोण बनेगा 5.5 डिग्री का। विद्यार्थियों, घड़ी की प्रत्येक टाइप के बारे में हमने अध्ययन किया और जहाँ तक संभावना व्यक्त की जाती है तो सवाल इसी के ही अंदर से आएगा। अब हम चलते हैं एक और नए टॉपिक की ओर। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ना है और भाग का अर्थ घटाना हो तो निम्नलिखित समीकरण का हल क्या होगा। समीकरण आपके नीचे दे रखा है 20। माइनस का अर्थ यहाँ देखो, माइनस का अर्थ जोड़ना है तो माइनस की जगह आप प्लस लगाइए 8। गुणा का अर्थ भाग है तो गुणा की जगह आप भाग लगाइए 4। भाग का अर्थ घटाना है मतलब भाग की जगह माइनस कीजिए और प्लस का अर्थ गुणा है तो प्लस का अर्थ क्या कर दीजिए, गुणा। अब इसे बोर्डमास के नियम के अनुसार सरल करते हैं। सबसे पहले भाग सरल करेंगे तो 20 प्लस 4 का भाग 8 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, -3 गुणा 2। अब करेंगे गुणा तो 3 × 2 6, 6 - 2 प्लस 20। अब प्लस और माइनस दोनों करेंगे, 20 और 2 22 -6 मतलब उत्तर आ गया आपका 16 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल बीएसटीसी के अंदर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो इस टाइप पर है कि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब है माइनस। पहला जो सवाल दे रखा है 9 - 3 + 2 डिवाइड 16 × 2। तो इस सवालों को अपन करेंगे तो सबसे पहले अपने को एक बोर्ड मास का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए, BODAMES। देखो यहाँ B का मतलब ब्रैकेट मतलब कोष्ठक है, O का मतलब ऑफ का मतलब का, ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ें उसको सॉल्व करने के बाद आगे जो गुणा आता है ब्रैकेट के बाहर जो गुणा उसका गुणा करना। D का मतलब डिवाइड मतलब भाग कीजिए, उसके बाद में M यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा कीजिए। A का मतलब है जोड़ना या योग करना, ऐड कीजिए और S का है बाकी यानी घटाना। ये चीज़ें आपको है जो पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर इन सवालों में कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए अपन पहले सवाल को करते हैं। 9 माइनस का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब प्लस 3, प्लस का मतलब है गुणा, प्लस का मतलब है गुणा 3 गुणा 2। भाग का मतलब देखिए, भाग का मतलब माइनस है, भाग का मतलब है माइनस और गुणा का मतलब भाग है, गुणा का मतलब भाग है। देखो 2 का भाग 16 में देंगे, 2 का भाग 16 में देंगे, न कि 16 का भाग 2 में देंगे। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 आएंगे माइनस। अब इनका गुणा कर देंगे, 3 गुणा 2 6 प्लस 9। देखो प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ देंगे, 9 और 6 15 -8, 15 - 8 करेंगे तो पीछे कितने रहेंगे भाई, तो 15 - 8 करेंगे तो पीछे रहेंगे 7 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल है कि 21 भाग का मतलब है माइनस, तो भाग की जगह कीजिए -8 प्लस, तो प्लस की जगह गुणा कीजिए, प्लस की जगह क्या करना है गुणा 2 भाग का मतलब है माइनस, तो 2 - 16। फिर बाद में 16 गुणा का मतलब क्या है भाग है, गुणा का मतलब है भाग। 2 का भाग 16 में दीजिए 8 बार जाएगा माइनस। अब इनका गुणा कीजिए, 8 गुणा 2 16, ठीक है भाई 16। उसके बाद में माइनस, ठीक है 21 8 माइनस 16 भी माइनस, 16 और 8 24, 21 माइनस 24 बराबर उत्तर आएगा -3, जो आपका राइट उत्तर होगा। आगे जो सवाल दे रखा है 3 गुणा 2 प्लस 4 - 2 भाग 9 3। मल्टीप्लाई की जगह आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का अर्थ है यहाँ पर भाग, तो यहाँ पर कीजिए भाग 2। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह कीजिए गुणा, 4 का 4। माइनस का मतलब देखिए प्लस है
तो आप भी माइनस का मतलब प्लस कीजिए 2, और भाग का मतलब माइनस है तो भाग का मतलब कीजिए माइनस। अब आपका ये समीकरण इस हिसाब से बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग, तो 3/2, 2 भाग में चले जाएंगे 3 के, गुणा 4 + 2 - 9। देखो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, ये कट जाएगा, तो 3 × 2 + 2 - 9। 3 × 2 6 प्लस 2 - 9, प्लस के 2 और 6 हो गए 8, 8 में से -9 जाएंगे, 8 - 9 = माइनस का 1 आपका राइट उत्तर होगा। यदि P का अर्थ परसेंटेज है, A का अर्थ माइनस है, B का अर्थ प्लस है, C का अर्थ गुणा है, D का अर्थ भाग हो, तो 100 का 5PB 5 3A 4 कोष्टक D9 का हल क्या होगा, मतलब इसके बराबर क्या उत्तर आएगा। देखो कोष्टक 100 का मतलब होता है गुणा 5, P का मतलब, देखो P का मतलब है परसेंटेज, फिर बाद में पूछा है B का अर्थ है प्लस, B का अर्थ प्लस, फिर 5 जी 5, B का अर्थ है प्लस 5 3, A का अर्थ देखो, A का अर्थ माइनस है, A का अर्थ माइनस है, फिर कोष्टक बंद कीजिए, और D का मतलब देखिए, D का मतलब है भाग, D का अर्थ है भाग हो, और N9। देखो सबसे पहले अपन ब्रैकेट सोल्व करेंगे। देखो 100 का 5% मतलब 100 × 5, परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा में 100 प्लस 53 - 4, कोष्टक को बंद कीजिए, और बाद जो भाग है 9, 100 से 100 कट जाएंगे, तो आपका जो आंसर रहेगा 5 + 53 - 4 और भाग 9 जी। 53 और 5 हो गए 58, 58 - 4, कोष्टक बंद कीजिए, और 9। सबसे पहले पूरा कोष्टक सरल करना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 58 में से 4 गए, पीछे रहे 54। अब कोष्टक खोल देता हूँ, भाग 9। तो मित्रों इसका जो जवाब होगा 9 का भाग 54 में देंगे, 54/9 = 6। 9 का भाग 6 बार जाएगा, 6 × 9 = 54। इसका जो राइट उत्तर होगा वो 6 होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना। P का अर्थ भाग है, मतलब P का अर्थ परसेंटेज है, तो 5 की जगह P की जगह परसेंटेज लगाइए, B का अर्थ प्लस है तो B की जगह प्लस लगाइए, A का मतलब माइनस है तो A की जगह माइनस लगाइए, और D का अर्थ भाग है तो भाग लगाइए। उसके बाद परसेंटेज हटाओगे 100 बटा में आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 5 रहेंगे, 5 + 53 = 58, 58 में से 4 गए, पीछे रहेंगे 54, 54 के अंदर 9 का भाग देंगे, तो 9 का भाग 54 में 6 बार जाएगा, 6 आपका राइट उत्तर रहेगा। निम्नलिखित वैन आरेख से उत्तर दीजिए। अपने को वैन आरेख बनाने, ठीक है। पहला सवाल है सोना, चांदी और धातु, तो ये हो गई धातु। अब धातु के अंदर सोना भी आता है और चांदी भी आता है, AU और AG, मतलब AG सोना, चांदी, और AU सोना। उसके बाद दूसरा जस्ता, तांबा और लोहा। देखो जस्ते, तांबे और लोहे में आपस में कोई संबंध नहीं, तब ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये लोहा, तो ये हो गया तांबा, और ये हो गया जस्ता, ठीक है। अगला सवाल है गाजर, सब्जी और भोजन। गाजर, सब्जी और भोजन। देखो ये हो गया भोजन। अब भोजन के अंदर सब्जी भी आ गई, और सब्जी के अंदर क्या आ गई, गाजर। ये हो गया भोजन, तो इसके अंदर ये आ गई सब्जी, और सब्जी के अंदर आ गई गाजर, ये गाजर, ठीक है। अगला सवाल है भाई चोर, पॉकेट मार, अपराधी। देखो चोर और पॉकेट मार, अपराधी। चोर भी अपराधी, अपराध करता है, अपराधी होगा, और पॉकेट मार भी अपराध करता है, ये अपराधी। तो दोनों किस में आएंगे, अपराधी में आएंगे। अपराधी बड़ा क्राइटेरिया होगा। अब देखो चोर हो सकता है वो पॉकेट मार हो, ये चोर और ये पॉकेट। हो सकता है कि चोरी करने वाला पॉकेट चुराने वाला हो, और पॉकेट चुराने वाला चोर है।
पॉकेट मार। ठीक है भाई, अगला जो है इसमें ऑप्शन देखो कि पक्षी, ये पक्षी, ठीक है। आगे पक्षी, कुत्ता, कबूतर। देखो कबूतर पक्षियों में आता है, तो आप पक्षियों के अंदर ये हो गए कबूतर, कबूतर। और कुत्ता, कुत्ता पक्षियों में नहीं आता, कुत्ता जानवरों में आता है, तो कुत्ता हो गया आपका अलग। इस प्रकार से है जो इसका डायग्राम बनेगा 5वें सवाल का ऐसा डायग्राम। ये पक्षी और पक्षियों के अंदर आगे कबूतर और कुत्ता अलग जानवर है, तो उसका एक अलग डायग्राम बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में आगे सवाल है भाषाएं, अंग्रेजी, कन्नड़। देखो अंग्रेजी और कन्नड़ दो भाषाएं हैं, तो सबसे बड़ा जो इसमें क्राइटेरिया बनेगा वो बनेगा भाषा का, भाषाएं। अब इसमें अंग्रेजी भी आ गई और कन्नड़ भी आ गई। देखो ये अंग्रेजी का डायग्राम बन जाएगा और ये कन्नड़ का बन जाएगा, लेकिन इन दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं होगा। अंग्रेजी और कन्नड़ के मध्य कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग भाषाएं। अगला सवाल है कि शोधकर्ता, प्रोफेसर और वैज्ञानिक। देखो ये प्रोफेसर का डायग्राम हो गया, प्रोफेसर। अब देखो प्रोफेसर शोधकर्ता हो सकता है, जी बिल्कुल, तो प्रोफेसर शोधकर्ता हो सकते हैं या शोधकर्ता प्रोफेसर हो सकता है। अब प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, तो ये इन तीनों में क्या आएगा, ये आएगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। अब देखो वैज्ञानिक प्रोफेसर हो सकता है, प्रोफेसर वैज्ञानिक हो सकता है और शोधकर्ता वैज्ञानिक हो सकता है। मतलब तीनों में कुछ हिस्सा क्या आएगा, कॉमन आएगा, तीनों में कुछ हिस्सा कॉमन आएगा एक दूसरे का। किस सवाल में भाई, प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक में। ठीक है, अगला सवाल, सब्जियां, आलू, खाद्य पदार्थ। देखो अब सब्जियां और आलू सारे खाद्य पदार्थ में आते हैं, खाने जो पदार्थ भोजन में उपयोग में आते हैं, उसमें देखो तो ये हो गया आपका खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ में आ गई सब्जियां, ये हो गई सब्जियां, और सब्जियों में क्या आ गए भाई, आलू आ गए। सब्जियों में क्या आ गए, आलू, तो आलू सबसे अंदर बढ़ जाएगा, आलू, एल। ठीक है, अगला सवाल है शिक्षक, लेखक और संगीतकार। देखो एक शिक्षक, शिक्षक है वो लेखक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शिक्षक लेखक हो सकता है, और शिक्षक एक लेखक हो सकता है, शिक्षक संगीतकार भी हो सकता है, लेखक संगीतकार भी हो सकता है, संगीतकार लेखक भी हो सकता है, और संगीतकार शिक्षक भी हो सकता है। तो यहाँ पर संगीतकार का जो डायग्राम बनेगा वो इन तीनों में कुछ हिस्सा कॉमन होगा, तो ये हो गया संगीतकार का, संगीतकार। ठीक है, उसके बाद आगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी। देखो ये जल का डायग्राम बन गया, H2O, जल का अणु सूत्र होता है H2O। अब जल के अंदर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन बन जाएगा भाई इसके अंदर हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन बन जाएगा अलग। देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी। देखो पानी के अंदर हाइड्रोजन है, पानी के अणु सूत्र को देखा जाए तो H2O होता है पानी का अणु सूत्र। H2O में H क्या है, H हाइड्रोजन है, तो पानी के डायग्राम के अंदर हाइड्रोजन आ गया और नाइट्रोजन है वो अलग आ गया। यहाँ व्रत है वो खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शा रहा है, और आए थे वो कलाकारों को दर्शा रहा है। फिर आप कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी है, कितने ऐसे कलाकार हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही डॉक्टर। ऐसे कितने कलाकार हैं जो न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है, मतलब न तो वो व्रत के सत्र में आते हैं और न ही त्रिभुज के, और कलाकार है मतलब आयत में आना चाहिए। देखो 22 होगा नहीं क्योंकि 22 खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, 3 होगा नहीं क्योंकि 3 खिलाड़ी भी है, व्रत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, मतलब डॉक्टर भी है और कलाकार, तो 3 भी नहीं हो सकता। 8 की बात करें, 8 कलाकार और त्रिभुज में आ गया, इसका मतलब 8 भी नहीं हो सकता। तो पीछे बचे भाई 30 ऐसे कलाकार है जो न तो खिलाड़ी है, न तो व्रत में आते हैं और न ही डॉक्टर मतलब न त्रिभुज में आते हैं, मतलब 30 ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही है, बाकी उनके पास और कोई
पेशा नहीं है, ना खिलाड़ी है और ना ही डॉक्टर है। कितने डॉक्टर कलाकार भी और खिलाड़ी भी हैं? कितने डॉक्टर का पूछा है, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। डॉक्टरों को कौन दर्शा रहा है भाई? डॉक्टरों को त्रिभुज दर्शा रहा है। तो ऐसे त्रिभुज, ऐसे डॉक्टर बताइए जो कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है, मतलब दोनों होना चाहिए, डॉक्टर भी है प्लस कलाकार और खिलाड़ी। देखो त्रिभुज के अंदर तीन ये डॉक्टर खिलाड़ी भी हो गया और कलाकार भी हो गया। 4 खिलाड़ी है, डॉक्टर है, लेकिन 4 आयत में नहीं आता, इसका मतलब वो कलाकार नहीं है। 3 वर्त में आता है, त्रिभुज में भी आ रहा है, मतलब डॉक्टर भी है, वर्त में आ रहा है, खिलाड़ी भी है और कलाकारों में आ रहा है, इसका मतलब कलाकार भी। तो 3 ऐसे डॉक्टर है जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है और डॉक्टर भी है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा आपका 3। आगे पूछा है कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार। देखो न ही खिलाड़ी, खिलाड़ी का मतलब वो वर्त में नहीं आना चाहिए, तो ये सारे कट गए, और न ही कलाकार। देखो न तो खिलाड़ी होना चाहिए, न ही कलाकार, कलाकार मतलब वो आयत में भी नहीं आना चाहिए, वे डॉक्टर। तो यहाँ से लगाकर ये पूरा क्राइटेरिया है जो बंद हो गया उसके लिए। तो पीछे बचे 17 ऐसे डॉक्टर है जो न तो खिलाड़ी है, मतलब वर्त में नहीं आते, और न ही कलाकार है, मतलब वो न आयत में आते हैं। 17 सिर्फ त्रिभुज में आते हैं, इसका मतलब ओनली डॉक्टर है। तो 100वें सवाल का जो जवाब होगा वो आपका होगा 17। अंतिम सवाल है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। खिलाड़ी किस में आए भाई? खिलाड़ी आ गए आपके वर्त के अंदर। अब वर्त में ऐसे खिलाड़ियों को बताना जो न तो कलाकार है, कलाकार का मतलब वो आयत में नहीं आने चाहिए, मतलब आयत वाले में मिटा देता हूँ, और न ही डॉक्टर हो, त्रिभुज वाले भी मैं मिटा देता हूँ। तो पीछे भाइयों कितना बचा? 25 ऐसे खिलाड़ी है जो न तो डॉक्टर है और न ही कलाकार है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका 25। अगला सवाल जिसमें वर्ग दिखा रहा है शिक्षित को, वर्ग दिखा रहा है ग्रामीण को, और त्रिभुज दिखा रहा है बेरोजगार लोगों को। पहला सवाल है कि कुल ग्रामीणों की संख्या, कुल ग्रामीणों की संख्या मतलब इस वर्ग में जितने भी लोग आते हैं उन सबको जोड़ दीजिए। देखो 20, 10, 4, 9, 20 और 10 30, 30 और 9 39 और 4 43। देखो 9 और 4 13, 13 और 10 23, 23 और 20 43। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 43। कुल ग्रामीण पूछा है, मतलब आपको सारे जोड़ने। कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या, देखो वर्त में जितने भी आते हैं सब क्या है? शिक्षित है, और उसमें पूछा है बेरोजगारों की संख्या। शिक्षित बेरोजगार, तो भाई ये त्रिभुज के अंदर जो जो आ रहे हैं ये हो गई, 8 छूट गया बाहर, क्योंकि 8 बेरोजगार नहीं है, शिक्षित है बेरोजगार नहीं है। की संख्या जो रोजगार, जो शहरी हो, जो क्या हो? शहरी हो। अब शहरी हो इसका मतलब ग्रामीण शब्द भी हटा दिया गया बीच में, ग्रामीण शब्द भी हटा दिया गया। शिक्षित हो मतलब शिक्षित हो, 15 शिक्षित में नहीं आते हैं, तो 15 को भी बाहर कीजिए। पीछे आपके पास क्या बसे? 12 बस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 12। क्योंकि एक बार दोबारा देखिए, देखो शिक्षित, कुल शिक्षित, शिक्षित का मतलब वर्त में आने वाले सारे, यहाँ तक सवाल में पहुँचे। फिर बेरोजगार मतलब 8 निकल गया बाहर और 9 भी निकल गया। बेरोजगारों की बात हो रही है, मतलब इस त्रिभुज और इस वर्त के बीच यहाँ पर ये जो आ रहे हैं ये हो गए। उसके बाद जो शहरी हो, शहरी हो मतलब ग्रामीण नहीं हो, तो 4 बार निकल गया, पीछे रहे 12। तो इसका सही जवाब हो गया 12। ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार, ऐसे ग्रामीण, देखो ये ग्रामीण का क्राइटेरिया हो गया। जो अशिक्षित हो, अशिक्षित मतलब इस व्रत में नहीं आने चाहिए, व्रत में आने वाले सारे शिक्षित है। तो अशिक्षित मतलब 4 और 9 बार निकल के ग्रामीणों में, पीछे बचे 10 और 20। अब देखो अशिक्षित और बेरोजगार हो, ये 20 ग्रामीण हैं, अशिक्षित है लेकिन बेरोजगार मतलब त्रिभुज की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका मतलब पीछे क्या बचे? 10। तो 10 आपका इसमें राइट उत्तर होगा।
अगला सवाल, ऐसे शिक्षित, भाई वर्त की बात करें, शिक्षित की बात, ग्रामीण मतलब 12 निकल गया, 8 भी बाहर निकल गया, ग्रामीण का मतलब ये रहा पीछे। ग्रामीण के अंदर क्या क्या आ गए, 4 और 9 आ गए। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो क्या है, बेरोजगार। देखो ये ग्रामीण और शिक्षित, देखो शिक्षित वर्त में आ गए, ग्रामीण आयत में आ गए, आयत के 2 या वर्ग 4, ठीक है। जो बेरोजगार, देखो 4 शिक्षित है, ग्रामीण भी है क्योंकि वर्ग में आ रहा है और त्रिभुज में आ रहा है, इसका मतलब बेरोजगार भी है, तो इसका उत्तर 4 होगा। अगला सवाल, कुल शिक्षित मतलब ये पूरे ग्रामीणों की संख्या, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या पूछा है। यहां देखो ये 9 और यहां पर आपको दिख रहा होगा 4 है, 9 और ये 4। देखो विद्यार्थियों, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या पूछा है, यहां न तो बेरोजगार पूछा है न ही रोजगार पूछा है। मतलब 4 ये भी शिक्षित है, 9 भी शिक्षित है, 4 और 9 हो गए 13, तो इसका जवाब होगा 13। ऐसे अशिक्षित ग्रामीण देखो इस वर्ग से बाहर निकाल दो, लास्ट सवाल है मैं मिटाता जा रहा हूं। ऐसे अशिक्षित मतलब जो शिक्षित नहीं है, तो इस आयत में वर्त में जो भी आ रहा वो है शिक्षित, तो अशिक्षित पूछता है, ये बाहर निकाल दिया। ग्रामीण जो रोजगार में है, मतलब ये त्रिभुज में जो आएगा सारा बेरोजगार होगा, तो इसको भी मिटा दिया। जो रोजगार में है, रोजगार, ठीक है, तो क्या हो गया उत्तर भाई, इसका उत्तर हो गया 20।